अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर भारत सरकार को कोरोना के कुप्रबंधन और मनमाने तरीके से काम करने को लेकर फटकार लगाई है। पिछले 30 तारीख को यानी 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत सरकार को निर्देश दिया कि कोरोना के दरमियान जिनकी मौत होती है उनके परिजनों को मुआवजा अनुग्रह राशि निश्चित रूप से दी जाए। जनहित याचिका में परिजनों को, जो मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई थी और वो भी आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत। भारत सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि भारत सरकार ने फाइनेंस कमीशन के तरफ से ये जांच पड़ताल करके और सरकार ने उसको देख करके ये निश्चय किया है कि कोरोना महामारी से जिनकी मौत हुई है उन सबों के परिजनों को 4 लाख रुपए देना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आर्थिक सामर्थ्य के बाहर है। इसी मसले पर सुनवाई करते हुए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को ये निर्देश दिया स्पष्ट शब्दों में कि जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है 2005 ईस्वी का बना हुआ, उसकी धारा 12 के अंतर्गत जो भी आपदा, प्राकृतिक आपदा, राष्ट्रीय आपदा हो, जो नोटिफाइड यानी अधिसूचित आपदा के रूप में जो हो जाए, उसमें मृतकों के परिवारों को अन्य सुविधाओं के अलावा उनको अनुग्रह राशि या मुआवजा देने का प्रावधान है, उससे बचा नहीं जा सकता। अनेक राज्य सरकारों ने अपने दूसरे फंड से ये काम किया है, पिछले कोरोना महामारी में मृतकों को मुआवजा दिया है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए और जो अधिनियम है 2005 का आपदा प्रबंधन अधिनियम, उसके सेक्शन 12 में ये साफ व्यवस्था की गई है कि लोगों को मुआवजा दिया जाए। जबकि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हमने, सरकार ने और फाइनेंस कमीशन ने, दोनों ने मिल करके ये तय किया है कि मुआवजा के बदले उस पैसे का इस्तेमाल वैक्सीन लगाने, जांच कराने, लोगों को शेल्टर देने, खाना देने और हॉस्पिटल की व्यवस्था करने, ऑक्सीजन की व्यवस्था करने, उस पैसे का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए सबसे तुच्छ तर्क जो उन्होंने दिया, जो लोगों की आंखों में धूल झोंकने का है, कि एक्ट की धारा में 12 में ये कहा गया है, जहाँ सेल शब्द का प्रयोग किया गया है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेल का मतलब ही हुआ कि वो उनके लिए बाध्यकारी है, उसको मे के रूप में पढ़ा जाया नहीं कर सकती है। प्रावधान ये है कि सरकार को सुनिश्चित करना है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को ये सुनिश्चित करना है कि लोगों को मुआवजा मिले, निश्चित रूप से देना है। उसको सरकार ने हेरा फेरी करके, शब्दों में हेरा फेरी करके, सरकार और फाइनेंस कमीशन ने मिल करके उसको सरकार के लिए ऑप्शनल बनाने का काम, कि सरकार अपने मन से चाहे तो ये काम कर सकती है और नहीं चाहे तो नहीं कर सकती है। इस पर फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकार को अविलंब 6 हफ्ते के अंदर ये गाइडलाइन बना करके कि राज्यों को और सबको भेजना चाहिए कि कंपनसेशन की, अनुग्रह राशि की क्या व्यवस्था होगी। ये जरूर कोर्ट ने कहा कि हम कोई अमाउंट फिक्स नहीं कर रहे। जो याचिका में मांग की गई थी 4 लाख की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको मुआवजा, अनुग्रह राशि देना है, ये तो तय है। इसके लिए आप दिशा निर्देश तैयार कीजिए, गाइडलाइन तैयार कीजिए और राज्यों को भेजिए, ताकि उसमें भेदभाव नहीं रहे,
कहीं से किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिले, अलग अलग राज्यों को अलग अलग राशि तय करने से जो कठिनाइयाँ होंगी वो नहीं आए। आप अपनी सुविधा की, चूँकि किसी भी सरकार के लिए कोर्ट का मानना है कि किसी भी सरकार के लिए जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, उस सीमा के भीतर ही वो किसी तरह की राहत का या ये अनुग्रह राशि का फैसला कर सकती है। उसके लिए प्राधिकार और सरकार स्वतंत्र है, अपने तय करें, लेकिन ये अनुग्रह राशि और मुआवजा देने से वो बच के नहीं निकल सकती है और इस पैसे को डाइवर्ट करके दूसरे मद में नहीं खर्च कर सकती है। इस स्पष्ट आदेश के बाद ये दरवाज़ा खुल गया है कि लोगों को जो मृतक हैं कोरोना महामारी के दौर में, उनके परिजनों को मुआवजा निश्चित रूप से मिलेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है या आंकड़ों में जो गड़बड़ी है उसको भी दुरुस्त किया जाए और उसको शामिल किया जाए। जो कोरोना से मरे हैं और उनके सर्टिफिकेट में नहीं लिखा हुआ है, उसकी जांच करके उनको फिर से उनको दिखा जाए और उनको वो सुविधाएं मुहैया की जाए। ये तो एक पक्ष हुआ। ठीक उसके एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की उसी बेंच ने जस्टिस साध और जस्टिस आनंद के डिवीजन बेंच ने ये कहा कि कोरोना महामारी के दरमियान सबसे ज़्यादा प्रभावित या सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना जिनको करना पड़ा है वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं और उन मजदूरों को राशन कार्ड भी नहीं मिला है अनेक को, इस नाम पर कि उनका पंजीकरण नहीं हुआ है। कोर्ट ने फटकार लगाई कि 2018 ईस्वी में ही कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि सभी असंगठित मजदूरों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाए और सरकार का लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री जो है उसने आनाकानी की और उसमें ऐसा रवैया अपनाया डिली डैलिंग का, उसको टाल मटोल करने का, नहीं लागू करने का, तो कि अभी तक ये काम नहीं हुआ। इसलिए कोर्ट ने कहा कि उनका मौलिक अधिकार है, किसी भी आदमी को भोजन के बिना मरना नहीं चाहिए। उनको इस महामारी में चूंकि असंगठित क्षेत्र के मजदूर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, इसलिए उनके लिए निश्चित रूप से उनके पंजीयन की व्यवस्था की जाए और उनको जो सुविधाएं मिलनी है सरकार की, चूँकि पंजीयन के बिना भारत सरकार या राज्य सरकार या दूसरी एजेंसियों के द्वारा जो सहायता उनको मिलनी चाहिए, जो सहाय मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए, उससे वो वंचित रह जाते हैं। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जब एक देश, एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड की बात, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात आप करते हैं, तो वैसे लोगों को आप इससे कैसे महरूम रख सकते हैं। इसलिए तमाम मजदूरों का, श्रमिकों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण करके उस विभाग के पोर्टल पर डाला जाए ताकि वो उन सुविधाओं का लाभ उठा सके जो केंद्र और राज्य की सरकारें आपदा पीड़ितों के लिए, कोरोना पीड़ितों के लिए निर्धारित करती हैं। और यह काम करने के लिए 31 जुलाई 2021 तक का समय दिया, जो तारीख वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए आखिरी तारीख है, उसी तारीख को उसने डेडलाइन बनाया कि इस दिन तक इस देश के एक एक असंगठित मजदूर का पंजीयन हो जाना चाहिए, उस पोर्टल पर चले जाना चाहिए और उस पोर्टल के माध्यम से उसके इम्प्लीमेंटेशन की गारंटी करनी चाहिए। ये साफ साफ बतलाता है कि ये अभी जो मोदी जी की सरकार है, ये न सिर्फ यह कि लोगों को राहत देने में आनाकानी कर रही है, तथ्यों को छिपाने का काम करती है, चाहे वो मृतकों के आंकड़े का सवाल हो, महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या का सवाल हो, सब में हेरा फेरी हुई है। तो संख्या में, आंकड़ों में हेरा फेरी करने के साथ साथ सत्य को, सच्चाई को दबाने और छिपाने के साथ साथ सबसे खतरनाक काम जो यह सरकार कर रही है वो यह कि जो कानून के अंदर, हमारे कानून की किताबों में, अधिनियमों में जो लिखा हुआ है
उसकी मनमानी व्याख्या करके और उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करने का काम कर रही है और मनमाने ढंग से उसका इस्तेमाल कर रही है। ऐसा लगता है कि हम एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में नहीं बल्कि मोदी जी वैदिक काल के किसी कबीलाई सरदार के रूप में मनमाने ढंग से सब कुछ करना चाहते हैं। अगर उनकी वैदिक संस्कृति का मतलब यही है कि कबीलाई समाज की स्थापना और कबीलाई ढंग से देश को चलाया जाए, तो आधुनिक लोकतंत्र में 21वीं शताब्दी में और आज़ाद भारत जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके लिए आज़ादी हासिल की और दुनिया भर के अनेक देश आज़ाद हुए उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ करके, जहाँ समाज आगे बढ़ रहा है इस डिजिटल युग में, ये वैदिक काल का इनका कबीलाई सरदार वाला रवैया नहीं चलेगा। इसको त्याग करके लोकतांत्रिक रवैया अख्तियार करना पड़ेगा और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन ये जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे हमारे संविधान को और हमारे लोकतंत्र को खतरा है और समाज में विभाजन करके ये उचित जगह हमको ले जाना चाहते हैं जहाँ से चल करके काफ़ी पहले हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं।